कहते हैं कि राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ है सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी का मतदान से पहले ही जीतना तय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद बाकी के प्रत्याशियों ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। बीजेपी के पूरे इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब उनका प्रत्याशी मतदान से पहले ही निर्विरोध जीत रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि तानाशाही की असली सूरत एक बार फिर से सामने आ गई है। अभी सूरत सीट पर वोटिंग के लिए 2 हफ्तों का वक्त था, लेकिन मतदान से पहले ही जीत का सेहरा बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल के सिर पर सज गया। 4 जून के चुनावी नतीजों से पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया। Declaration of the result of election under subsection 2 of section 53 of the Representation of People Act 1951. Election to the House of People from the 24 Surat Parliamentary Constituency in the state of Gujarat. In pursuance of the provisions contained in subsection 2 of section 53 of the Representation of the People Act 1951, read with sub-rule 1 of the Rule 11 of the Conduct of Election Rules 1961, I declare that Shri Mukesh Kumar Chandrakant Dalal, 84 Mehernagar Society, behind Alishan Conclave Adajan, Surat, sponsored by Bharatiya Janata Party, has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency. दरअसल हुआ यूं कि सूरत सीट पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभारनी का पर्चा रद्द हुआ था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। रविवार को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ने भी सोमवार को अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल का निर्विरोध जीतना तय हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया, लिहाजा पार्टी इस जीत का जश्न मना रही है और पहली जीत के साथ पीएम मोदी के एनडीए 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा जता रही है। मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के पीछे धांधली का आरोप लगा रही है, साथ ही कोर्ट में अपील की भी तैयारी कर रही है। मेरे सूरत के कैंडिडेट के ऊपर काफी प्रेशर डाला गया, खरीदने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई। उन्होंने आज खुद मीडिया को कहा है कि ये सारी चीजें उनके ऊपर हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं एंडोर्स करता हूं कि उन्होंने मुझे कहा था कि उनके ऊपर ये सारी चीजें हो रही है। जब वो नहीं डरे ना खरीदे गए, तो जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में सिग्नेचर की थी उन लोगों की एफिडेविट लाके पुलिस के साथ अंडर पुलिस इन सबको लाके कहा गया कि ये सिग्नेचर हमारी नहीं है। बड़ी बात यह भी है कि सूरत सीट से मुकेश दलाल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। 3 बार इस सीट से जीती दर्शना जरदोश का टिकट काटकर उन्हें मौका मिला था। सियासी गणित ऐसा बैठा कि उन्हें बिना वोटिंग के ही जीत का मौका मिल गया। नतीजों से पहले ही बीजेपी की जीत का खाता खुल गया। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं सूरत में बीजेपी के मुकेश दलाल के निर्विरोध सांसद चुने जाने पर गुजरात की सियासत में भूचाल आ चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाते हुए प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द करने पर बड़ा षड्यंत्र होने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सवाल एक बनता है, सीधी तरीके से सबको पता चलता है कि एक ही जगह पे किया हुआ कारनामा किस तरीके से खेला गया है। वही दिन हमको पता चला है कि हमने वही टाइम पे हमारे कानूनविदों ने कलेक्टर के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये बात रखी कि जो विसंगतता दिखती है तो इसको बुलाओ, सिग्नेचर एक्सपर्ट को इसका तहकीकात होनी चाहिए। मैं मानता हूं ये भाजपा की जीत है, पर साथ साथ में ये लोकतंत्र की हत्या है। ये बड़ी हार है लोकतंत्र की, और इसमें तंत्र भी शामिल है और भाजपा का कारनामा पूरी तरह इसमें है, सबको दिखता है। अगर हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है, हमने किसी का किडनैपिंग किया है, जबरदस्ती साइन किया है, तो उसका एक्सेप्ट सही है, मगर उसके ही कैंडिडेट
उनके ही समर्थक जब कहते हैं कि ये साइन मेरी नहीं है, वो एफिडेविट करके कह रहे हैं, तो हम तो उनको कभी मिले नहीं, हमने उनको देखा नहीं। ये कांग्रेस को देखना चाहिए। तो ये उनकी अपनी गलती या छुपाने के लिए ऐसी बात करते हैं। और ये 400 सीट जब जीतेंगे तो वही ऑपरेशन लोटस होगा। कोई एक सीट के लिए ऐसा ऑपरेशन करना हो भारतीय जनता पार्टी का कभी स्वभाव नहीं रहा। जहां सूरत में बीजेपी की सीट पक्की हो गई है, वहीं पीएम मोदी के एक बयान से चुनावी तूफान शुरू हो चुका है। कल पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में थे और वहां उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का जिक्र किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संपत्तियों का सर्वे कराने और उन्हें मुसलमानों में बांटने के पक्ष में है। अब पीएम मोदी के उसी बयान पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पीएम पर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगा रही है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। नरेंद्र मोदी के इन बयानों ने लोकसभा की चुनावी जंग को धधका दिया है। सुनिए पीएम मोदी ने कल क्या कहा था। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इतना खुलकर पीएम मोदी पहले कभी नहीं बोले थे। मोदी के इस बयान ने राजनीति के ताप को बढ़ा दिया। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। कांग्रेस की इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कोई बयान बीजेपी की ओर से नहीं आया, मगर आज जब अलीगढ़ में पीएम बोले तो फिर से वही बोले। बस कल रविवार था, आज सोमवार है, अंतर सिर्फ इतना था। वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो दो में से एक छीन लेंगे कि आपको दो की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। नरेंद्र मोदी के तर्कश से निकले ये वो तीर थे जो विपक्ष को बेधने के लिए बेकरार थे, मगर कांग्रेस के योद्धा भी ढाल के साथ तैयार थे। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी की जुबान से जो बात निकली उसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हाथों हाथ लिया। पहले चरण के चुनाव के बाद बयान तीखे हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये घमासान और गहराता जाएगा। आज तक ब्यूरो।
गुजरात के राजकोट के अलावा सबकी नजरें हैं जिस सीट पर, वो है भरूच। यहाँ इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला है बीजेपी के मनसुख वसावा के साथ। ये सीट क्यों ज्यादा खास है और इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है, ये जानने के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। 90% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो गुजराती नहीं पढ़ रहे हैं। पानी की सुविधा है, वो सब की ज़रूरियत है जो है उससे अच्छी होनी चाहिए। महिलाओं में शिक्षा का स्तर काफ़ी बड़ा है। चेंज भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ चेंज चाहिए। बहुत ही समस्या भरूच के अंदर है। भरूच लोकसभा सीट पे हम बात कर रहे हैं। एक जो बड़ा तबका है आदिवासियों के अलावा जो सबसे बड़ा वोटर है वो मुस्लिम समुदाय से हैं। मुस्लिम समुदाय के जो वोट हैं वो तकरीबन 4 लाख वोट इस लोकसभा पर हैं और एक बड़ी मात्रा जो है मुस्लिम वोटर्स की हैं जो भरूच का जो परिणाम है वो तय करती हैं लोकसभा का। तो हमारे साथ मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे चेहरे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का बदलाव भरूच में आया है पिछले 30 सालों में। जब अहमद पटेल थे तब कितना डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद की स्थिति कैसी है, उनसे ही बात करेंगे। आप यहाँ पे हैं, आपने अहमद पटेल का भी जब वो सांसद थे तब का समय भी देखा और उसके बाद जब कांग्रेस यहाँ पे वीक हुई वो समय भी देखा। क्या बदलाव आया भरूच में, कितना बदलाव दिख रहा है? ऐसे तो बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पे 30 साल से है। तो शायद आप भी जो रोड से आए हैं भरूच में तो आपने देखा होगा तो भरूच में कैसा डेवलपमेंट। सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। तुम दोपहर में या शाम को जाओ या सुबह में जाओ, अगर ऑफिस को आपका 1 घंटे का रास्ता है तो आपको 3 घंटे पहले निकलना पड़ता है। ऐसी बहुत ही समस्या भरूच के अंदर है। अहमद पटेल साहब ने जब वो जीत कर आ रहे थे तब तो उन्होंने काम किया ही है, लेकिन वो जब हार गए, अब हारने का कारण तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो भाई को भाई से लड़वाने की बात करती है, ऐसे कई मुद्दे हैं, उसको देखकर वो शायद हार गए होंगे, मेरा मानना है। लेकिन हारने के बाद भी भरूच जिला के लिए अहमद पटेल ने कभी काम करने का साइड पे नहीं रहा। उन्होंने हमेशा भरूच जिला का अच्छा सोचा है। ये केबल ब्रिज की बात करो तो वो केबल ब्रिज बहुत ज़रूरी था ट्रैफिक के लिए, तो उन्होंने मेहनत करके 400 करोड़ रुपया ग्रांट मंजूर करवा के केबल ब्रिज बनवाया। उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया, फिर भी उन्होंने अपना काम, उनका नेचर ही ऐसा था कि लोगों को, भरूच जिला के जो लोग हैं उनको कैसे मैं अच्छे फ़ायदा पहुंचाऊं। भरूच की बात करें, आप शिक्षा के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कितना बदलाव आया, क्या स्थिति सुधरी है? अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो क्या शिक्षा में बदलाव हुआ है, क्या ज़्यादा शिक्षित हुआ है आज का मुसलमान? शिक्षा की यदि आप मेरे से बात करेंगे तो बदलाव ज़रूर हुआ है। हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले 48% लिटरेसी रेट पे था, आज 85% लिटरेसी रेट पर है। विकास की बात की जाए, आप भी यहाँ पे बात की महिलाओं की, तो महिलाओं की शिक्षा जो है कितना फ़र्क पड़ा है? क्या कोई बदलाव दिखा है जो पिछले 25 साल है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं, इस विस्तार से आते हैं और साथ ही सरकार भी बीजेपी की है। कितना बदलाव आपने देखा है अपने इलाके में? क्या कोई चेंज हुआ है या अभी और कुछ चीज़ें चाहिए? नहीं, कुछ चीज़ें तो चाहिए, चेंज भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ चेंज चाहिए। आप क्या मानते हैं, कोई ऐसा मुद्दा है कि जो अभी भी पेंडिंग है लंबे अरसे से? पेंडिंग के अंदर ऐसा है कि यहाँ के जो पुराने सिटी के एरिया है वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम बाकी हैं। अब जो डेवलपमेंट हो रहा है नई सिटी की तरफ हो रहा है, यानी पुराने सिटी के अंदर जो सामान्य चीज़ देखी जाए तो रोड है, पानी की सुविधा है, वो सब की ज़रूरियत है जो है उससे अच्छी होनी चाहिए। पहले तो एजुकेशन का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है, एजुकेशन थोड़ा जो बड़ा हुआ है वो प्राइवेट स्कूल से बड़ा हुआ है, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है और स्कूल जो गवर्नमेंट बंद हो चुकी है वो फिर से शुरू होनी चाहिए। वहाँ पे टीचर अच्छे होने चाहिए। जहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए हमें स्कूल्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत ज़रूर है और वो हमें लगता है कि वो एक ज़रूरी मुद्दा बन सकता है इस बार। जिस
जिस तरह से बात की, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, पर जो मुद्दा है बेहतर शिक्षा का, शिक्षा प्रायोरिटी है और सबको जो है वो कम्युनिटी बात कर रही है कि ये मुद्दे हैं। रोज़गार का भी मुद्दा है, साथ ही बदलाव हुआ है, पर आज भी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, जो नेसेसिटी हैं, उसके लिए लोगों का मानना है कि वो नहीं हुए। पुराने इलाके सिटी के जो हैं वो वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं जो असर करता है। अहमद पटेल के वक्त जो काम होते थे उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बदलाव हुई हैं, पर अब आने वाले दिनों में लोग चाहते हैं कि इस इलाके का भी जो विकास है वो बाकी इलाकों की तरह हो और यहाँ पे जो है वो बदलाव देखा जाए। भरूच से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। सूरत के अडाजन इलाके में पुलिस ने सरकारी काम दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो सरकारी अधिकारियों और नेताओं के साथ अपनी फोटोओं को दिखाकर ठगी किया करता था। आरोपी ने एक रेस्टोरेंट चलाने वाले सुधीर भाई को भी अपना शिकार बनाया। साथ ही सरकारी काम करवाने का बहाना देकर 28,40,000 रुपए सुधीर भाई से ऐंठ लिए, जिसके बाद रेस्टोरेंट मालिक ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी गोपाल अर्जुन भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। આ કામે અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં 420નો ગુનો દાખલ થયેલો છે અને એની અંદર આરોપી છે ગોપાલ અર્જુનભાઈ પટેલ, એને પકડેલ છે। એની અંદર એ પોતે સરકારી કામોનો જાણકાર માણસ છે અને પોતે અમે સરકારી કામો કરી આપીશું એમ કરીને લોકોને વિશ્વાસ આપે છે અને લોકો પાસેથી પૈસા લઈને એના કામો કરવાની એ પેરવી કરે છે ખોટી રીતે। આ કામના ફરિયાદી ખરા એમના પાસેથી પહેલાં 5 લાખ રૂપિયા લીધા અને એના 6 લાખ રૂપિયા પરત કર્યા। ટુકડે ટુકડે 28 લાખ રૂપિયા જેવા લીધા અને પછી એને પૈસા આપ્યા નહીં। પછી એના વિરુદ્ધમાં આ કામના ફરિયાદીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપેલ છે અને આધારે આ આરોપીને પકડેલ છે અને હાલમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં એની પૂછપરછ ચાલુ છે। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग केस की जांच अब सूरत पहुंच चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने सूरत के तापी नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस उस बंदूक को तलाश रही है जिससे वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में गिरफ्तार दोनों शूटर्स ने पूछताछ में ये बात कबूल की थी कि उन्होंने वो बंदूक तापी नदी में फेंक दी और कच्छ भाग गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े ये दोनों ही शूटर्स विकी गुप्ता और सागा पाल 25 अप्रैल तक पुलिस की रिमांड पर हैं। देश भर में गर्मी बढ़ रही है। लोग दोपहर के समय घर के अंदर या कार्यालय में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में सड़कों पर रहकर हमारी सुरक्षा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए गुजरात के वडोदरा में एसी हेलमेट की व्यवस्था की गई है। इससे उन्हें चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाएगी। IIM वडोदरा के छात्रों ने यह हेलमेट तैयार किया है जो कि बैटरी से चलता है। हेलमेट में बाहर की ओर हवा खींचने के लिए वेंट बनाया गया है जो कि बाहर की हवा को खींच के अंदर की मशीन से कूलिंग करे। फिलहाल 460 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को इन हेलमेट्स को दिया गया है। ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए इस सफेद वर्दीधारी पुलिस को तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन उनके सिर पर लगा ये हेलमेट थोड़ा अलग है। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस की वर्दी वही है, अंदाज वही है, बस हेलमेट बदल गया है क्योंकि सूरज तपने लगा है, गर्मी बढ़ गई है और ये हेलमेट उसी गर्मी से राहत के लिए है। ये देखने में जितना कूल है उतना ही राहत भी देता है क्योंकि इसमें एसी फिट है जो चिलचिलाती धूप में भी ट्रैफिक के जवानों को ठंडी हवा का एहसास दिला रहा है। पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो जवानों है उनको एसी वाले हेलमेट दिए हैं जो कि गर्मी में काफ़ी उनको काम आते हैं। इसकी बात करें तो ये जो पूरा यूनिट है तो बैटरी से चलने वाला ये यूनिट है। कमर पे ये जो बैटरी लगी हुई है और उसको लगाने के बाद ये पीछे सर पर उसका स्विच है, उसको ऑन करते ही उसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कम होने लगता है और एसी की हवा उसमें आने लगती है। जो हेलमेट दिए हैं किस तरह से काम करते हैं, कैसा लग रहा है आपको काम करने में? ये हेलमेट तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं और गर्मी वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो हेलमेट दिया है तो बहुत अच्छा है। गुजरात के वडोदरा में जहां पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है, प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस के लिए ये खास इंतजाम किया है ताकि इस चिलचिलाती गर्मी में भी कूल रहकर वो अपनी ड्यूटी निभा सकें। इस हेलमेट को IIM अहमदाबाद के छात्रों ने बनाया है। इस तपती हुई धूप में ट्रैफिक जवान और ट्रैफिक अधिकारी जो होते हैं उनको धूप में खड़ा रह के ट्रैफिक नियमन करना पड़ता है।
इसीलिए उनको डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम न हो, इसलिए उन्हें एसी हेलमेट दिए गए हैं। करीब 450 ट्रैफिक जवानों को और टीआरबी को ये एसी हेलमेट दिए गए हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड है और एक बार चार्ज करने से करीब 8 से 9 घंटे तक वो काम करते हैं। बैटरी से चलने वाला ये एसी हेलमेट करीब 9 घंटे तक ठंडी हवा दे सकता है, यानी ट्रैफिक जवानों को इसे ड्यूटी के दौरान दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस की इस पहल की सराहना हो रही है। आने वाले दिनों में ये एसी हेलमेट दूसरे शहरों के ट्रैफिक पुलिस के पास भी दिख सकता है।